हेलो एवरीवन। शिक्षा परीक्षा से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे वो एलटी हो या यूकेपीएससी लेक्चरर प्री स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम हो रहा है वो हो, उसमें शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत शैक्षिक आयोग हैं या शिक्षक नीतियां हैं, उनको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राधाकृष्ण आयोग से संबंधित कुछ एमसीक्यू कराए थे, लेकिन वो सारे एमसीक्यू मुझे ऐसे लग रहे थे कि जब हमें पता ही है कि सारे उसका सबका आंसर राधाकृष्ण आयोग है, तो प्रश्न निर्माण में और प्रश्न चयन में उतना मतलब हमें ये समझ भी नहीं आ रहा था कि हम ट्रिकी उसको थोड़ा सा कैसे बनाएं। तो क्योंकि एलटी में भी अब आयोगों को शैक्षिक आयोगों को जोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने आज कुछ 4-5 आयोग इसमें आयोग और नीतियाँ ली हैं, जैसे राधाकृष्ण आयोग, मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन 4-5 आयोगों नीतियों को लेकर मैंने ये एमसीक्यू तैयार किए हैं, जिससे आप थोड़ा सा समय लीजिए, प्रश्नों को समझिए, पढ़िए और ख़ुद भी सोचिए। क्योंकि अभी आप एलटी का पेपर दे चुके हैं, आपने तब इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, आप लेक्चरर प्री के पहले तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी की है तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं। और ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं अन्य इन्हीं से रिलेटेड और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का प्रयास करूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हर टॉपिक से एक एक प्रश्न या 2-2, 3-3 प्रश्न लाने का मैंने प्रयास किया है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 13 जून 2005, 13 जून 2006, 13 जून 2004 या 13 जून 2009? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? तो उसका राइट आंसर है 13 जून 2005। 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 13 जून 2005। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में दर्जा कब दिया गया? ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि सारे प्रश्न राधाकृष्ण आयोग से थे, तो उसमें उतना रुचि नहीं बढ़ पा रही थी प्रश्नों में। तो यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न मिक्स किए हैं। तो संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? 1953, 1956, 1960 या 1957? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1956। ठीक है, 1956 में यूजीसी को स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ था वो 13 जून 2005 को हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा है नंदन नीलेकणी, तीसरा है सैम पित्रोदा और चौथा है डॉक्टर पी बालाराम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सैम पित्रोदा। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने, ये जो आयोग या नीतियाँ दी गई हैं, इनमें से किसने विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनके संबंधित महाविद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होने का सुझाव दिया? इनमें से ऐसा कौन है? अब पहले तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। जहाँ पर बात हो रही विश्वविद्यालय की, तो स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय से संबंधित बात रखने वाला सबसे पहला आयोग कौन था, या उच्च शिक्षा पर बनने वाला आयोग कौन था? वो था राधाकृष्ण आयोग। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन आयोग। इसी ने कहा कि विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और संबंधित महाविद्यालय में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, 1983 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और उसे किस नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित करवाया? मतलब उन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया और उसे किस नाम से, किस थीम से उसको 1983 अगस्त में प्रकाशित करवाया? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा की वर्तमान चुनौती। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा नीति की वर्तमान चुनौतियाँ। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और शिक्षक संबंधी वर्तमान चुनौतियाँ। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर ए। तो 1983 में जब तत्कालीन सरकार ने शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया तो उसको इस नाम से, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सूचना क्रांति, आईटी क्रांति के जनक माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईटी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में?
सूचना क्रांति IT क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दीपक नैयर, नंदन नीलेकणी, सैम पित्रोदा या डॉक्टर P बालाराम। तो उसका आंसर क्या है? सैम पित्रोदा। ठीक है, और यही सैम पित्रोदा कौन है? ज्ञान आयोग, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसके अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ करने का सुझाव दिया? मतलब कौन सा ये आयोग है जिसने सायंकालीन कक्षाओं को आरंभ करने का सुझाव दिया? तो मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, दो नाम आ सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना? 2005 में बना। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा इनका गठन या किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिंह राव या राजीव गांधी। तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। देखिए इसके भी दो नाम है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1953, 23 सितंबर 1951 या 23 सितंबर 1964। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 23 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1952। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई थी? अब 86 की घोषणा की गई थी तो 86 में तो है, लेकिन कौन सा माह था जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई? मार्च 1986, अप्रैल 1986, मई 1986 या अगस्त 1986। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है मई 1986, ऑप्शन नंबर सी, मई 1986, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा मई 1986 में की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी घोषणा मई 1986 में की गई, उसका दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? 9, 10, 11 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 भागों में ये दस्तावेज विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का सुझाव दिया? किस आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु यानी कि रिटायरमेंट की आयु 60 से 64 वर्ष बनाई? तो किसने बनाई? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसमें से किसने 60 से 64 वर्ष की बात की? तो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 से 64 वर्ष करने का सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई? मतलब उसने खाली सुझाव नहीं दिए, उसको कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे एक्टिव रूप में उसको काम, उसकी प्लानिंग, मतलब उसको कैसे धरती पे, उसको यथार्थ पे, उसको रियल पे कैसे किया जा सकता है, इसकी पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। ऐसी कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसने सुझाव भी रखे, उसके क्रियान्वयन की योजना भी रखी और संसाधन भी जुटाए, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1986, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऐसा पहली बार किया कि उसने क्रियान्वयन की पूरी योजना भी बनाई और संसाधन भी जुटाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु ताराचंद समिति का गठन कब किया? ठीक है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की
समीक्षा करने हेतु ताराचंद समिति का गठन कब किया। प्रश्न एक और भी बन सकता है कि माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो आंसर होगा ताराचंद समिति। अब हम यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि कब किया गया, 1950, 1948, 1952 या 1953। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 1948, ऑप्शन नंबर 2। 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। देखिए आयोग के दो नाम है तो आप इसको समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन कब किया गया, 14 जुलाई 1964, 14 जुलाई 1966, 14 जुलाई 1952 या 14 जुलाई 1953। तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1964 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए एक तो अच्छी बात है कि इन आयोगों के जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर इस आयोग को बोला भी जाता रहा, चाहे वो राधाकृष्ण आयोग हो, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, चाहे वो कोठारी आयोग हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दूसरा है दौलत सिंह कोठारी, फिर है प्रोफेसर यशपाल, और फिर यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 4 नंबर 4 ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कोठारी आयोग का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, कौन थे इसके अध्यक्ष, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छी बात थी कि उनके नाम के द्वारा ही फिर आयोग को जाने लगा आगे। तो ऑप्शन है दौलत सिंह कोठारी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ताराचंद। देखो ताराचंद के नाम पे तो ताराचंद समिति थी जो भी हमने पढ़ी, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर कोठारी आयोग, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग था। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, ठीक है, सचिव भी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, जेपी नायक, दौलत सिंह कोठारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जेएफ मैकडूगल। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, दौलत सिंह कोठारी तो कोठारियों के अध्यक्ष थे, तो सचिव कैसे होंगे, राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो बचा जेपी नायक और जेएफ मैकडूगल। तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1, जेपी नायक कोठारी आयोग के सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। अगर यही प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनने वाला उच्च शिक्षा पर बनने वाला कौन सा आयोग था, तो मैं आपको पहले बताता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग। अब बात हो रही है माध्यमिक शिक्षा की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, मुदालियर आयोग। यही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनने वाला पहला माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला पहला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद 1947 के बाद बनने वाला माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग आज़ादी के बाद बनने वाला उच्च शिक्षा पर पहला आयोग था, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर 19 का मुदालियर आयोग। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और ऐसे ही मैं आपके लिए प्रश्न लाते रहूँगी सारे आयोगों से कुछ कुछ प्रश्न मिक्स करके, जिससे आपके नोट्स भी अच्छे बने और आप कंपेयर भी कर पाएँ, है ना। अगर एक ही आयोग के सारे क्वेश्चंस हों तो उसमें भी असमंजसता की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे आयोग आपको मिलेंगे, तो आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आंसर सोचें या आंसर कमेंट करें, इससे आपकी नॉलेज को थोड़ा और स्थायीपना मिलेगा, परमानेंट हो जाएगी आपकी नॉलेज। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे। देखिए ऊपर पूछा था सचिव, सचिव का आंसर क्या था, जेपी नायक। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है जेएफ मैकडूगल, दूसरा है दौलत सिंह कोठारी, तीसरा है जेपी नायक और चौथा है प्रोफेसर यशपाल। तो देखिए यशपाल जो थे ये तो यशपाल समिति में थे, है ना। और अभी हमने पढ़ा जो जेपी नायक हैं ये सचिव थे, दौलत सिंह कोठारी कोठारी के अध्यक्ष थे। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, जेएफ मैकडूगल, ये क्या थे, संयुक्त सचिव थे। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के क्या थे, संयुक्त सचिव थे। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त सचिव तो जेएफ मैकडूगल और खाली सचिव तो जेपी नायक, ठीक है। तो आज हमने इन 4-5 आयोग और नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और इसके बाद भी मैं अगली जो हमारी वीडियो आएगी मैं इन्हीं आयोग और नीतियों से संबंधित अन्य प्रश्न लेके आऊँगी। तो आप
चैनल से जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।